हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। और यहां इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नया संसद भवन बना है उससे रिलेटेड 10 MCQ, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी 2023 एग्जामिनेशन का एनालिसिस जो करंट अफेयर्स का है क्वेश्चंस, उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले यूपीएससी एग्जामिनेशन का देख लेते हैं, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के यानी संसद से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है प्रीलिम्स का, कब? 28 मई को। और इसमें 100 क्वेश्चन आए। कितने? 100। और उसमें से 26 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। अच्छी खासी संख्या थी। और 26 में से 22 क्वेश्चन वो सब थे जो मैंने आपको बताए थे अलग अलग वीडियोज़ में। तो ये रेड कलर में जो दिख रहे हैं कुछ डार्क में, वो सब क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे टकराए हैं शानदार ढंग से। अब आप कहेंगे कि तो कोई भी कह सकता है कि हमारे इतने क्वेश्चन टकराए, तो मैं सबका सबूत देता हूं आपको और समीक्षा के तौर पर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन क्या आए हैं। ठीक है, तो ये सेट डी का क्वेश्चन है और नंबर 1 क्वेश्चन है एमएसएमई के बारे में और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसका क्या क्वेश्चन कहता है कि एमएसएमई जिसका निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच हो वो मध्यम उद्यम कहलाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मध्यम उद्यम वाले, उसकी परिभाषा बदल गई, निवेश 20 करोड़ और कारोबार 100 करोड़। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये पहला वाला ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई उद्यम को दिए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आहत हैं, तो ये सही है। ठीक है, ये सही होगा। इसका आंसर होगा केवल 2 और ये सबूत बगल में रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये सीबीडीसी के बारे में यानी ई रूपी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था और डिटेल यहाँ ये वीडियो भी है, पुराना वीडियो है जो मैंने बताया था डिटेल में। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको टकरा रहे हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों है। तो यहाँ पर सी होगा इसका, 1 और 2 दोनों। मतलब कि डिजिटल करेंसी जो है ना, सीबीडीसी ई रूपी, उसका भुगतान जो है ना वो यूएस डॉलर या दूसरे बिना डिजिटल मुद्रा के, मतलब उन सब प्रणालियों का उपयोग किए बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है जो बताया था मैंने। और कोई भी डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंधित जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, तो ये भी सही है जो यहाँ डिटेल बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स के। ये सब समझना आपके लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपकी तैयारी कैसे करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। ओके, तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ही हूँ, आपके लिए तमाम तैयारी हो जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो ये सारे देश हैं और इसके बारे में एक पूछा गया है कि किन देशों की सीमाएँ यूक्रेन की सीमा से साझा होती हैं यानी लगती हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? 2 हैं, हंगरी है और रोमानिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। और इस वीडियो के माध्यम से जब यूक्रेन का मामला आया और बार बार मैंने आपको बताया कि मैप के थ्रू है कि कौन से देश कहाँ पर किसकी सीमा लगती है, ये सब, तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है और ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि होता है 7 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें क्या पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये ठीक बात है। और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये दोनों कथन जो है ना वो सही है। तो इसमें क्या होगा, ए यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है ना वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसकी व्याख्या ये कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और इसका डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बताया था। शानदार, मज़ा आ गया क्वेश्चन देख कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स का है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है बाकी सब वो अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, और यहाँ करंट अफेयर्स में जियोग्राफी भी आपका कवर हो रहा है, इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब कई सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अब क्या है, राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो कोड में मतलब ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में कुछ संशोधन हुआ था, उस दौरान मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि ध्वज को लेकर क्या क्या नियम हैं
क्या चीज़ें हैं, और ये सब PDF में भी मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक क्या कह रहा है ये, 1 नंबर की राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक वो होना चाहिए 600 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर, ठीक है, इंटू, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ध्वज की दूसरी, ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है, तो ये सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ये डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है इस वीडियो के अनुसार। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये है 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान दिवस को लेकर क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है क्वेश्चन, तो देखिए इसके बारे में विचार करें क्या है। तो कथन 1 है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो देखिए ये तो पहले ही हो गया था, इससे भी पहले हो गया था, तो ये वाला कथन सही है, कथन 1, और कथन 2 जो है ना वो गलत हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये सी वाला आंसर सही होगा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, जो कि मैंने यहाँ डिटेल में बताया हुआ था आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, और ये कहना ये है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो पहला कथन है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने पूरा आपको बताया था कि निर्यात वगैरह को लेकर और PLI को लेकर, तो ये तो गलत है। एक्चुअल में 3.5% है। पूरी दुनिया में जो वैश्विक निर्यात होता है उसमें अगर भारत की हिस्सेदारी देखेंगे वस्तुओं के, वो उसमें हो गया। कथन 2 ये कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसका लाभ उठाया है। तो यहाँ मैं डिटेल बता रहा हूँ इसके बारे में, तो उसका लाभ उठाया है, ये सही बात है। तो कथन 2 जो है ना वो सही है, तो 1 गलत और 2 सही है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है डी, ये सही है जो यहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 37 क्वेश्चन नंबर, अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से किस देश के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली, जैसे इंडिया के पास है नाविक नाम से, तो इनमें से कौन है? इनमें से एक है ये जापान, जापान के पास है, ठीक है। तो इसका सीधा सपाट आंसर होगा डी। और इसके दौरान जब मैंने ये नाविक के बारे में बताया था और जब इसरो के द्वारा उसके लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था, उसी समय मैंने सब कुछ बताया था आपको कि किन किन देशों में क्या है नेविगेशन प्रणाली। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये 38 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। ओके, एक तो ब्रह्मोस की चर्चा हो रही है और दूसरी चर्चा हो रही है अग्नि 5 की। तो यहाँ जो अग्नि 5 जो लॉन्च हुआ था उस दौरान भी मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या कह रहा है, विचार कीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आधुनिक चाल पर प्रधर्नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। ये गलत है। दूसरा क्या है, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराधुनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको पता होगा मैंने इस वीडियो में बताया था कि अग्नि 5 जो है ना वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है जो हमने बनाया है रूस की मदद से, भारत और रूस के ज्वाइंट ये वेंचर है, ठीक है। तो यहाँ ये भी गलत हो जाता है क्योंकि ये तो कह रहा है ब्रह्मोस के बारे में कि इंटरकॉन्टिनेंटल और ये अग्नि के बारे में कह रहा है क्रूज मिसाइल, तो यहाँ दोनों के दोनों गलत हैं। तो ऐसे में इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, न तो 1 न ही 2, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। अब आगे ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें क्या, और ये मैंने आपको बताया था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, जो मितानी कार जो
लॉन्च हुई थी उसके बारे में कि कैसे ये हाइड्रोजन के जरिए चलता है, और वही उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है इसमें? कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन ये है कि आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सही है। और ये तीसरा है, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है जो इस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि तीनों सही है। तो यहाँ तीनों का ये सी है, तीनों सही। ओके, मज़ा आ गया है क्वेश्चन देखकर। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ ना, डिटेल जो बताता हूँ, उन सब से क्वेश्चन बहुत सारे अंदर से आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये 43 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहा है? इसमें से युग्मों में से विचार कीजिए। अब ये क्या कर रहा है? उत्तरी किबू और इटूरी। तो ये कह रहा है क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध के मामले में है? तो नहीं, ये भी गलत है। नागोर्नो कराबाख, ये मोजाम्बिक का उपलब्ध, ये भी गलत है। खैरसोन और जोपर्जिया, इजराइल और लेबनान के बीच में विवाद, ये भी गलत है। ठीक है, खैरसोन और जोपर्जिया जो है ना वो यूक्रेन में है। ठीक है, बाकी अलग अलग जगह। तो आर्मेनिया और अजरबैजान, उसका जो जहाँ पर विवाद चल रहा है उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बताया था। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों, ये जो बताया गया है ये सब तीनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये 44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल ने, कथन एक है, इजराइल ने अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, तो सही बात है। ये आप देख रहे हैं कि इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और कई सारे और अरब देशों के बीच में ऐतिहासिक राजनयिक समझौता हुआ था, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन ये कहता है कि अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये फोटो भी देख रहे हैं, अमेरिका के मध्यस्थता के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ था। तो ये गलत हो जाता है इस वीडियो के अकॉर्डिंगली, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सही है कथन एक, और कथन दो जो है वो गलत है। तो इसमें से ढूंढना होगा, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ये वाला सी जो है ना वो सही आंसर होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें मैंने बताया था कि 4 साल की अवधि के दौरान जो शानदार खेल हुए हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद। दूसरा क्या है? अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी के द्वारा जीवन काल के उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि जीवन काल के उपलब्धियों के लिए ये नहीं दिया जाता है। उस वक्त जो खेल है उसके लिए दिया जाता है, कुछ वक्त के लिए। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद देखिए, ये उस प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों की टीमों को प्रशिक्षित किया है। तो जो कोच हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य, तो ये सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो इसमें कह रहा है कि रिटायर होने के बाद योगदान की सराहना के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो शुरुआत में दिया जाता है प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आंसर सही है, 1 और ये 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2। कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही है, इनमें से कितने सही हैं? तो 2 सही हैं, ये और ये वाला। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये 46 नंबर क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। ये चेस ओलंपियाड जो हुआ था उस पर मैंने विशेष वीडियो भी बनाया था, और उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। बिल्कुल, चेन्नई में हुआ था पहली बार इंडिया में। दूसरा क्या है? दूसरा है इसका अधिकृत शुभंकर थम्बी नाम दिया गया था। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा जो ना ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप होती है, नहीं। महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन
रसेल कप होती है, नहीं, ये दोनों गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 सही है, यानी इसमें तो पूछा गया कि कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन ये सही हो गए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन ये हुए बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये फिर ये जो ना मैप समझेंगे तो ही आप बता पाएंगे, या फिर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या है, समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में ये अवस्थित है। अब ये डोनबास के बारे में आ गया। यहाँ मैं आपको बता रहा था कि डोनबास जो है कौन सा इलाका है, ये इतना बड़ा इलाका है जो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, काचिन, ये डोनबास कह रहा है कि सीरिया में है, तो बिल्कुल नहीं है, ये तो यूक्रेन में है। काचिन वो कह रहा है इथियोपिया पे है, वो भी नहीं है। टिग्रे कह रहा है उत्तरी यमन में, ये भी नहीं है। तो क्या है, तीनों जो है ना वो गलत हो जाते हैं। तो कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला, और ये तख्ता पलट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है इन देशों ने, और इन देशों से संबंधित है कौन कौन, चाड, गिनी, माली और सूडान। तो सूडान के बारे में, जब सूडान में अभी जो पूरा हंगामा हुआ है, वहाँ जो लड़ाई हुई है सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में, तो उस दौरान मैंने बताया था कि वहाँ भी सेना ने तख्ता पलट किया था, और इन सब देशों में जो है तख्ता पलट हो चुका है। तो इसका आंसर सिंपल होगा, सफल तख्ता पलट के लिए। ठीक है, कू हुआ था, वहाँ की सरकार को गिरा दिया गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये 50 नंबर क्वेश्चन है, 50वां, और ये G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया था। जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी, तो उस समय G20 के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, और ये सब PDF बुक में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर 1 कि G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के तौर पे की गई थी। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जब स्थापना की गई थी उस समय हालात ऐसे थे कि इन सबको बैठना पड़ा था वित्त मंत्रियों को, और फिर ये चर्चा करनी पड़ी थी। दूसरा क्या है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। देखिए, भारत की कई सारी प्राथमिकता है, उनमें से बिल्कुल सही है, ये भी है। तो इसका आंसर मतलब कथन 1 और कथन 2 जो है ना, वो दोनों सही हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो यहाँ पर ये सी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कोविड महामारी के बाद हाल के विगत कालों में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। तो जब ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी उस समय उसके बारे में मैं बता रहा था, इसकी जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, क्यों बढ़ाना पड़ता है, महंगाई से कैसे लड़ता है, तो उसके बारे में ये बताया था। दूसरा कथन क्या है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक ये मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। मतलब मौद्रिक नीति के तहत जो फैसला लेते हैं, मौद्रिक नीति के तहत ही ब्याज दर बढ़ाने और घटाने का फैसला किया जाता है। तो उसके जरिए ब्याज दर बढ़ाने से क्या है, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सही है, ये भी सही है, और ये 2 भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा इसका। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है ना वो कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ व्याख्या भी हो रही है। ओके, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन आया, शानदार टकराया। और यहाँ देखिए ये क्या क्वेश्चन आ रहा है, कार्बन बाजार के बारे में, कार्बन ट्रेडिंग। यहाँ पर मैं कार्बन ट्रेडिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे कार्बन ट्रेडिंग ये जो होती है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। कथन 1 क्या कर रहा है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे हाँ ऐसा है कि कार्बन ट्रेडिंग मतलब अगर कोई ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है तो वो मतलब किसी जो कम उत्सर्जन कर रहा है उसको कार्बन बेच सकता है, कार्बन ट्रेड कर सकता है, उससे उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो पूरा इंडस्ट्री है, जो कंपनी काम करेगी और जो सरकारें काम करेंगी, तो उसके बारे में है। दूसरा कथन क्या है कि
कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं। ऐसा नहीं है, तो ये हो जाता है क्या, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक सही है और 2 गलत है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये वाला कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला भी क्वेश्चन ले लेते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, भारत सरकार काले तिल यानी नाइजर, तो उसके बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है। तो देखिए, ये राम तिल को ही काला तिल कहते हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये जो है ना बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, काले तिल की खेती खरीफ फसलों के रूप में की जाती है, तो बिल्कुल खरीफ फसलों के रूप में की जाती है, यह मैं बता रहा हूँ, ये भी सही है। तीसरा क्या है, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों के तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, ये भी मैं बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है ट्रिक, देखिए कुछ जनजातीय लोग, तो बिल्कुल हो सकता है कुछ जनजातीय लोग करते हैं, और यहाँ मैं बताया भी मैंने कुछ जनजातीय लोग इसका सेवन करते हैं। तो क्या तीनों सही हो गया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों सही है। ठीक है, तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन आए ना, मतलब 26 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के, और उसमें से 22 क्वेश्चन जो सीधे के सीधे मुझे मतलब आपको सबूत भी मैंने दिखा दिए। तो अब इससे बेहतर और क्या चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तमाम स्टूडेंट जो है ना वो सब बधाई दे रहे हैं, और मैं उनको बधाई दे रहा हूँ कि शानदार आपका एग्जामिनेशन गया, करंट अफेयर्स तो शानदार गया। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कराई जाती है। डेली का जो वीडियो है उसे ध्यान से देखिए, और एक मेंबरशिप प्लान भी है, तो आप इसे ले भी सकते हैं, और इसके जरिए आपको 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पिछले साल के भी ले सकते हैं आप इसी के जरिए। और साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है, इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए, तमाम एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज़ हैं। तो बहुत सारे हज़ारों लोगों ने लिया हुआ है, स्टूडेंट ने, और उन सब के बहुत काम आया है इस एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, तो तमाम जो कोई भी आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स तो आप बिल्कुल शानदार ढंग से यहाँ आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आँख मूंद कर यहाँ से। ओके, इससे पहले UP PSC का एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको शानदार क्वेश्चन आए। उससे पहले BPSC का क्वेश्चन आया था, BPSC एग्जामिनेशन में शानदार टकराए थे। और यहाँ अब UPSC, पिछले साल भी UPSC में हमारे क्वेश्चन खूब टकराए। ओके, तो मज़ा आ गया दोस्तों। और अब आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। संसद से रिलेटेड नया जो संसद भवन बना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। और हाँ, जिन लोगों ने ये एग्ज़ामिनेशन दिया है अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी का कैसा फल मिला आपको यहाँ से। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। सबको पता है आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। पुराना संसद भवन ये रहा और नया संसद भवन ये रहा। ये भव्य बिल्डिंग है पूरी, और खूबसूरती बेमिसाल बनाई गई है इसकी। हालांकि बिना विपक्ष और बिना राष्ट्रपति के लोकतंत्र के इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो संसद भवन के बारे में भी कुछ बात कर लें। देखिए, इसका शिलान्यास जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 10 दिसंबर 2020 को किया था, और उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को। मतलब फटाफट काम हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इसका निर्माण इतने कम वक्त में हो गया। और उद्घाटन के दौरान मतलब सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया। तमाम धर्म के जो पूजा के पद्धति हैं वो सब यहाँ पर भी अपनाए गए। नए संसद भवन की निर्माण की लागत कितनी है, तो क्या है कि इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जो बताया गया था डेटा वो ये था, ठेका जो दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट्स को, उसको 861 करोड़ रुपए का दिया गया था। लेकिन फिर जब परियोजना शुरू हुई तो लागत बढ़कर 971 करोड़ हो गई थी, और तब से सरकारी जो अधिकारी हैं उन सब का कहीं कहना है कि लागत तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। और इसमें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो खरीदी गई कलाकृति है उसके लिए 200 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि अंतिम जो टोटल जो कैलकुलेशन है कितना खर्च हुआ है उसके बारे में सरकार घोषणा कर सकती है जल्द ही।
ओके, अब यहाँ पर एक सवाल है कि पुराने संसद का क्या होगा, ये जो पुराना वाला संसद है उसका क्या होगा। तो देखिए, नया जो संसद है ना, उसका एक तरह से पूरक के रूप में वो पुराना वाला संसद का यूज़ हो सकता है। औपचारिक तौर पर सरकार ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन ये है कि दोनों का परिसर एक ही है, मतलब एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर में है। ठीक है, तो आप इधर से एंट्री करें और उस वहाँ चले जाएं, मतलब परमिशन के साथ, जिनको परमिशन है वो, और उधर से आप इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो या तो इसको म्यूजियम के रूप में भी ढाला जा सकता है और सपोर्टिव एरिया के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अभी बहुत सारे इसमें मेंटेनेंस का काम भी किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, उनका नाम बताएं, कौन है इनमें से। आंसर होगा विमल पटेल। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। ठीक है, भवन का निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने किया है। और जो आर्किटेक्ट हैं यानी वास्तुकार हैं वो है विमल पटेल। और इन्होंने त्रिकोणीय ये संसद भवन का निर्माण का डिज़ाइन किया। ठीक है, उनसे पूछा गया कि आखिर त्रिकोणीय क्यों। एक तो बात ये है कि इस जो ज़मीन है ना, ये लैंड है, उसका आकार त्रिकोणीय था। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जैसा कि विमल पटेल का कहना है कि हिंदू धर्म से लेकर तमाम जो अलग अलग धर्म है उसमें ज्योमितीय यानी ये जो शेप है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इस वजह से ऐसा निर्माण किया गया है। चलिए, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह संगोल स्थापित किया है? हालांकि इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया हुआ, लेकिन चूंकि एक साथ संसद से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये भी रिपीट हो रहा है, फिर भी समझना जरूरी है। तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। ठीक है, कहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। तो वीडियो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, वहाँ तमिलनाडु के मठ है थिरुवदुथुराई अधीनम, तो उसके पुजारियों ने संगोल को दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सौंपा। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, वो लेकर पहुँचे और उन्होंने इसकी स्थापना की है। यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का यही कुर्सी होगी और उसी के बगल में ये स्थापित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सोने का बना हुआ है और ऊपरी हिस्से में नंदी का रूप है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेते हैं। सेंगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया है? आंसर होगा इसका चोल। ये चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला ये राजदंड का प्रतिरूप है। चोल साम्राज्य के राजा रानी औपचारिक मौके पर इसको धारण करते थे, जैसे सत्ता परिवर्तन के दौरान खास तौर पर। और केंद्र सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी की हुई है और उसमें ये बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी 14 और 15 की आधी रात को, तो उस दौरान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सेंगोल सौंपा गया था। और इसके बाद हालांकि इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था। और बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि सेंगोल जो है वो अंग्रेज़ों से सत्ता ट्रांसफ़र करने का एक प्रतीक है। हालांकि द हिंदू और कई सारे अखबारों का कहना है कि इस जो बात कही जा रही है ना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एक प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था, ये इसके सबूत जो है ना संदिग्ध है। ठीक है, फिर भी तो यहाँ पर क्या है कि यह स्थापित कर दिया गया है इस जगह पर लोकसभा में। ओके, स्पीकर की कुर्सी के बगल में। चोल साम्राज्य तमिल राजवंश था, उसके बारे में भी समझ लें। और 9वीं शताब्दी में वो सामने आया था पल्लवों को हराकर, और 13वीं शताब्दी तक शक्तिशाली साम्राज्य था उसका। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, नए संसद भवन के द्वार का नाम बताएं। जो गेट हैं उन सब के नाम तय कर दिए गए। क्या है नाम? तो आंसर होगा ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ठीक है, तो ये देखिए, ये त्रिभुज के आकार का है नया संसद भवन और तीनों ओर गेट हैं, तो इन सब का नाम रख दिया गया है। एक का है ज्ञान द्वार, तो उसका है शक्ति द्वार,
और तीसरे का है कर्म द्वार। ठीक है, त्रिकोणीय है, तीनों तरफ गेट है, तो इसका नाम ये कर दिया गया। अब पुराना वाला जो संसद है ना, उसमें कई सारे गेट थे, 12 गेट थे, और वहाँ उस गेट का नंबर था, गेट 1, गेट 2, गेट 3 से लेकर गेट 12 तक। लेकिन यहाँ नाम रख दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? लोकसभा का जो पूरा कक्ष है, वो जो चैम्बर है, उसको जो बनाया गया है, उसकी थीम क्या है? आंसर का मोर, या कहिए मयूर। ठीक है, तो ये लोकसभा का चैम्बर है। मुझे लगता है कि कलर आपको सही दिख रहा होगा। ये डिजिटल स्क्रीन है, तो कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो हो सकता है कलर फेड भी हो सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा मुझे। तो लोकसभा चैम्बर की थीम जो है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और इसकी दीवारों, छतों की जो नक्काशी की गई है वो मोर पंख के डिजाइन की गई है। फर्श पर जो कालीन है वो भी मोर पंख के उसी के जैसा दिखता है। ओके, और लोकसभा चैम्बर में अध्यक्ष और राज्यसभा चैम्बर में सभापति, उनकी कुर्सी के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र भी लगा हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ओके, अशोक चक्र भी बहुत बड़ा सा लगा हुआ है। लोकसभा कक्ष में जो ना सीटें काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है, 543, और ये बढ़कर 888 तक हो सकती है। नए लोकसभा भवन में, यानी नए संसद भवन में, वहाँ पर सेंट्रल हॉल नहीं है, तो ऐसे में अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर करनी होगी तो लोकसभा में ही हो जाएगी। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप अशोक चक्र, ये स्थापित किया हुआ है आसन के ठीक ऊपर। ऐसा ही राज्यसभा में भी है और ये लोकसभा में भी है। ओके, और भारतीय संस्कृति, वास्तुशास्त्र, इन सब के महत्व को देखते हुए प्रवेश जो द्वार हैं, गेट हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ, शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया गया है, जैसे हाथी, घोड़ा, चील, हंस, पौराणिक जीव, उन सब के बारे में भी मूर्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? आंसर का इसका कमल। ठीक है, कमल है थीम राज्यसभा कक्ष की। ये देख रहे हैं राज्यसभा का कक्ष, और लाल कालीन के साथ इसकी थीम के रूप में कमल को सजाया गया है। ओके, राज्यसभा जो चैम्बर है यानी कक्ष है, उसमें सीटें हैं टोटल 348। पुराना जो संसद था, उसमें जो पुराना संसद भवन है, उसमें राज्यसभा के कक्ष की सीटें 250 थी, लेकिन इसमें 384 है। ठीक है, तो अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर, यानी कहिए एक कुर्सी पर 2 लोग बैठ सकेंगे। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का ये बना हुआ है, और सांसदों को डेस्क पर टच स्क्रीन का एक टैबलेट टाइप का भी कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, तो इसका वजन बताएं, कितना वजन है? आंसर होगा 9500 किलोग्राम। हालांकि ये जो नया स्थापित काफ़ी महीनों पहले कर दिया गया था, लेकिन चूंकि नए संसद भवन से रिलेटेड जब MCQ की बात हो रही है तो इसको भी शामिल करना ज़रूरी है। तो इसका वजन 9500 किलोग्राम है। ये है अशोक स्तंभ का ये चिन्ह, अशोक चिन्ह। विशाल है, कांस्य मूर्ति कला का एक तरह समर्थन करने वाला ये है, और टोटल जो वजन है 9500 किलोग्राम है, और 6.5 मीटर ऊंचा है ये, जहाँ पर रखा हुआ है उससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान PM यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? आंसर का इसका 75 रुपीज़ का सिक्का। ठीक है, क्या है? 75 रुपीज़ का सिक्का। और ये सिक्का देख रहे हैं आप, और यहाँ पर लिखा हुआ है संसद संकुल, संसद संकुल लिखा हुआ है। तो सिक्का जो है ना, उसके एक तरफ अशोक स्तंभ है, दूसरी तरफ संसद की तस्वीर है, जो संसद उसकी नया और पुराना दोनों संसद भवन की तस्वीर इसमें पूरी की गई है। डायमीटर 44 मीटर का है, और इस सिक्के को 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% जिंक को मिक्स करके बनाया गया है। ओके, और इस मौके पर स्टाम्प भी लॉन्च किया गया। अब क्या करते हैं, नए और पुराने संसद जो है ना, संसद भवन है, उसकी तुलना कर लेते हैं
तो ये तुलनात्मक ये चीज़ देखिए। एरिया, जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, 64,500 स्क्वायर मीटर है। पुराना वाला जो संसद भवन है उसका जो एरिया है 24,281 स्क्वायर मीटर था, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस यहाँ पर है। शेप की बात करेंगे तो पुराना वाला सर्कुलर था यानी गोल, और ये ट्रायंगुलर है। ओके, जो नया वाला है वो। सीटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे टोटल की, तो टोटल पुराने वाले में 780 सीट थी, कैपेसिटी थी, और नए वाले में 1272 सीटिंग कैपेसिटी है। जॉइंट सीटिंग की बात होगी अगर, तो पुराने वाले में तो सेंट्रल हॉल था, उसमें जॉइंट पार्लियामेंट की मीटिंग होती थी, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों की जॉइंट अगर मीटिंग होनी है तो वो सेंट्रल हॉल में। लेकिन नए जो संसद है उसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, तो लोकसभा चेंबर को ही इतना ऐसा बनाया गया है कि उसका विस्तार हो सकता है सीटों का, और वहीं पर जॉइंट सेशन होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगली बात, बिल्डिंग स्टाइल की बात करेंगे तो पुराना वाला तो कॉलोनियल एरा कंस्ट्रक्शन था, और नया वाला जो है ना वो है मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग। ओके, आर्किटेक्चर जो है वो, आर्किटेक्ट कौन है यानी वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल है। क्या नाम है? विमल पटेल, नाम ध्यान रखना है। और पुराना वाला जो संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों थे। ओके, और उसके अलावा बात करूं एक्सेसिबिलिटी, तो फुल्ली एक्सेसिबल है जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उन सब के लिए। और पुराना वाला जो संसद है वो लिमिटेड था, सीढ़ियाँ थी कुछ जगह, और कुछ जगह तो रैंप बनाया गया था। यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन है उन सब के लायक ही बनाया गया है, वो जा सकते हैं आराम से, उनको दिक्कत नहीं होगी। सेफ्टी की बात करी जाएगी तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ये फॉर सिस्मिक जोन 5। दिल्ली जो है ना वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, मतलब खतरा है वहाँ भूकंप के बड़े झटके आने के और नुकसान होने के, तो ये उस नुकसान को झेल सकता है जो नई बिल्डिंग है वो। और पुरानी वाली जो बिल्डिंग थी वो सिस्मिक जोन 2 के लिहाज से बनी हुई थी, तो खतरा था भूकंप का, उससे नुकसान होने का। ठीक है, अच्छा, एंट्रेंस जो है ना वो पुराने वाले में गेट नंबर था, जैसे मैंने क्वेश्चन में ही बताया 1 से 12 तक, और इसमें एंट्रेंस का नाम की रखा गया, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। ओके, तो ये आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ ना सब PDF में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मेंबरशिप लेंगे तो आपके काम ही आएगा बहुत ही। ओके, तो ये सब तो हुआ उद्घाटन शानदार ढंग से। ओके, हालांकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो हमारे जो एथलीट्स हैं, महिला एथलीट, वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मार्च निकाला था, और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सारे पहलवानों को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया, लेकिन हाथापाई भी हुई। तो इस तरीके का वहाँ नज़ारा था, इस तरह के खींचातानी भी हुई, जंतर मंतर से उनके टेंट उखाड़ दिए गए। ओके, और FIR भी दर्ज कर दिया गया है इन पहलवानों के खिलाफ, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन सब के खिलाफ। और इन सब का यही कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पर जो आरोप हैं, जो FIR दर्ज हुआ है, तो गिरफ्तारी की जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ देखने को मिला है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मज़ा आ गया करंट अफेयर्स में, और जो क्वेश्चन आए UPSC में मज़ा आ गया। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, आपके काम तो आएगा ही, और दोस्तों को भी काम आ जाए तो बहुत बेहतर है। और पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। बाय।